इसमें ना पेन आ जाती है साथ में। देखो इंडिया चाइना रिलेशन, इंडिया कहाँ है, इस वाले एरिया में, और चाइना कहाँ है, यहाँ टच करता है इंडिया को। देखो यहाँ अगर हम इंडिया का मैप बनाएंगे तो कुछ ऐसे बन के आएगा, कुछ ऐसे बन के आएगा। तो इंडिया कहाँ, वो चाइना कहाँ टच करता है, इस वाले पूरे एरिया में, फिर यहाँ वाले एरिया में, और यहाँ पे सिक्किम है, तो सिक्किम का ये वाला बॉर्डर टच करता है। तो हमारा क्या है, नेबरिंग कंट्री है। क्या है हमारी, नेबरिंग कंट्री। चाइना क्या है, नेबरिंग कंट्री, यानी कि पास वाली कंट्री है जो हमें टच करती है। इंडिया एंड चाइना इवॉल्व द डिफरेंट अराइजिंग फॉर्म, यानी कि बहुत ज़्यादा अराइज होने वाली क्या है, टेक ओवर करने वाली क्या है, इंडिया और चाइना के बीच में जो डिफरेंस आया, क्या है डिफरेंस, इंडिया और चाइना के बीच में जो डिफरेंस या दूरी आई, उसका कारण था तिब्बत। कौन था, तिब्बत। कब हुआ, 1950 में। अब देखना यहाँ से, डिफरेंस राइजिंग फ्रॉम दी चाइना टेक ओवर दी तिब्बत, तिब्बत को क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया 1950 में। कब कर लिया, 1950 में। हाँ, चाइना ने ना 1950 में तिब्बत को हथिया लिया था। ठीक है, यानी कि अब तिब्बत नहीं है मैप में, इंडिया किस दुनिया के मैप में। क्यों, क्योंकि वो इंडिया का हिस्सा तो था ही नहीं, वो तो अलग देश था। जब अलग देश है तो वो मैप में होगा ना, जैसे पाकिस्तान मैप में है ना, ब्रिटेन उसमें मैप में है ना, जर्मनी मैप में है ना। चाइना एंड इंडिया वर इन्वॉल्व इन अ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट इन 1962। 1962 में जब क्या हुआ, इंडिया चाइना के बीच में लड़ाई हुई बॉर्डर पे, कंपीटिंग टू द इंडियन वो टेरिटरी क्लेम। उन्होंने कुछ टेरिटरी जो कि अरुणाचल प्रदेश की थी, अक्साई चीन रीजन जो था। अब इन दोनों का मीनिंग समझेंगे। अरुणाचल प्रदेश यानी कि यहाँ वाला जो हिस्सा ऐसे होकर के आता है, ये वाला हिस्सा चाइना के पास है। ठीक है, इंडिया का अगर हम मैप बनाए ना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिक्किम आ जाएगा। सिक्किम के बाद ये क्या है हमारा, त्रिपुरा, ये वाला हिस्सा त्रिपुरा आ गया, ये असम आ गया, और ये आ गया हमारा अरुणाचल प्रदेश। इस अरुणाचल प्रदेश का ये जो हिस्सा है, इतना चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है। क्या कर रखा है, ऑक्यूपाई, यानी कि ज़बरदस्ती ले रखा है। ठीक है, ये तो था नॉर्थ ईस्ट में। कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ था ये, नॉर्थ ईस्ट यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। नॉर्थ ईस्ट कहाँ था, अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर हुआ। अब उसके बाद अगर हम देखें जो हमारा क्या कह रहा है, ये अक्साई चीन, अगर हम इंडिया को ऐसे लें, क्या लें, ऐसे करके, इस तरीके से यहाँ वाला जो शेप आता है, तो यहाँ पे ना इंडिया का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला ऐसे करके, ये वाला हिस्सा पहले पाकिस्तान के पास था। 1962 में इसे पाकिस्तान ने किसको दे दिया, चाइना को। इस रीजन को बोला जाता है अक्साई चीन। और इसी टाइम पे ना जो लता मंगेशकर थी ना, उन्होंने एक गाना गाया था 1965 में या 62 में, ऐ मेरे वतन के लोग। वो एनकरेज करने के लिए गाया गया था, एनकरेज करना चाहती थी वो अपनी जितने भी क्या थे आर्म सैनिक थे। उन्हें लग रहा था कि अगर मैं मतलब उन्हें क्या, पूरी दुनिया को लग रहा था कि 1962 में हार गए हम, 1965 में हार गए, 1962 में हार गए। अब हारेंगे तो क्या होगा, इंटरनेशनल ऐसे वो देखना पड़ेगा, बेइज्जती झेलनी पड़ेगी। तो उस टाइम पे एनकरेज करने के लिए लता मंगेशकर ने गाया था ऐ मेरे वतन के लोग, यहीं से गाया था, इंडिया गेट से। ठीक है, In 1962, India suffer military reserve has long term implication for the India-China relation। इस टाइम पे हमारी मिलिट्री ने सफ़र किया था। क्या किया था, सफ़र मतलब ऐसी हो गई थी जिसे आसानी से हराया जा सकता था। ठीक है, तुरंत ही आज़ाद हुए, 1949 में आज़ाद हुए, 1947 में आज़ाद हुए, और आज़ादी के तुरंत बाद ही क्या हुआ, हमारे ऊपर किसने, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। पाकिस्तान के बाद चाइना ने कर दिया। ठीक है, डिप्लोमेटिक रिलेशन जो थे, डिप्लोमेटिक रिलेशन का मतलब होता है दोनों के बीच बातचीत होना। क्या होना, बातचीत होना बिटवीन दी टू कंट्री। डाउन ग्रेड 1976 तक तो हम क्या रहे, दुश्मन की तरह एक दूसरे को ट्रीट करते थे। रिसेंट रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्री हैज़ दी डाउन साइड ओवर दी बॉर्डर डिस्प्यूट। यानी कि अगर 2020 की बात करें ना, तो तब भी हमारे इसके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट हुए थे। क्या हुए थे, बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा हुए थे, और अभी भी लगातार रहते ही हैं।
चाइना कंट्रीब्यूट टू द ब्यूटअप ऑफ द पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। जितने भी न्यूक्लियर प्रोग्राम है, देखो अगर किसी भी इंसान को कमज़ोर करना है, वीक करना है, तो क्या करोगे तुम बताओ जरा? हम उसके दुश्मन को क्या करेंगे? पावर दे देंगे। क्या करेंगे? उसके दुश्मन को पावर दे देंगे। हम नहीं लड़ रहे, हम नहीं लड़े, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने कुछ देखा ही नहीं। वो वाला सीन है कि चाइना खुद नहीं लड़ा, चाइना ने क्या कर दिया? न्यूक्लियर पावर किसके हाथों में दे दी? पाकिस्तान के पास। और पाकिस्तान क्या है? हमारे लिए दुश्मन। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ऐसे ही सारे देश करते हैं, मुझे पता है कि ये इसका दुश्मन है, तो मैं इससे, और मेरा भी दुश्मन ही है, तो मैं इसे डायरेक्ट नहीं लड़ूंगी, मैं इसे हथियार दूंगी। जैसे यूएसए और यूक्रेन। यूएसए यूक्रेन, हाँ, यूएसए किसे दे रहा है हथियार? यूक्रेन को दे रहा है, लेकिन रशिया से डायरेक्टली नहीं लड़ रहा, वो डायरेक्टली लड़ाई कर ही नहीं रहा, उसे मतलब ही नहीं है डायरेक्टली, क्योंकि हिम्मत ही नहीं है, हार जाएगा। ठीक है, अब क्या है? चाइना मिलिट्री रिलेशन, जो चाइना की मिलिट्री रिलेशन है वो किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश कब बना? 1971 में। कब बना? 1971 में। म्यांमार, जिसका पुराना नाम क्या है? बर्मा। क्या है? बर्मा। रंगून शब्द सुना है सबने? सुना है ना? तो रंगून इसी की कैपिटल थी। ठीक है, जो आज के टाइम पर रंगून जो शब्द सुना है ना, जिसमें जेल हुआ करती थी, राजाओं को होती थी ना, रंगून की जेल में रखा है। किसे रखा था? बहादुर शाह द्वितीय को रखा था ना। पढ़ा है ना मुगल एम्पायर? तुमने तो नहीं पढ़ा, किसने पढ़ा होगा? मुगल एम्पायर पढ़ा था। 1862 में उसे वो दी गई थी फांसी, तो याद है ना वो सीन की, वहाँ पे रंगून में फांसी दी गई थी। रंगून क्या है? एक जगह है जैसे दिल्ली है। अब आगे समझ। व्यू एज दी हॉस्टाइल इंटरेस्टिंग ऑफ साउथ एशिया, यानी कि चाइना की जो मिलिट्री थी, उनकी रिलेशन इतनी अच्छी थी बांग्लादेश के साथ और म्यांमार के साथ, कि साउथ एशिया के किसी भी इंसान को अगर ये क्या करे, कैप्चर करे, तो बांग्लादेश और म्यांमार में रख लेते थे आसानी से। ठीक है, चाइना सपोर्ट करता है पाकिस्तान को कहाँ? यूएनओ में। अब यूएनओ कौन बताएगा तुम दोनों में से मुझे? हाँ, यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। काउंटर करने के लिए किसे? इंडिया को काउंटर करने के लिए। किस पे? टेररिज्म के बीच में। देखो यूएनओ का सपोर्ट कौन? यूएनओ में परमानेंट मेंबर कौन है? यूएनएससी में 5 जो है चाइना है। हाँ है। तो ये पाकिस्तान को उधर सपोर्ट करता है, इंडिया का नहीं करता। इंडिया का सपोर्ट करता है रशिया, यूएसए, फ्रांस और ब्रिटेन नहीं करते। क्लियर हो गया? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आल्सो फैक्टर फॉर द डाउनग्रेडिंग और रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया चाइना। अब देखो पाकिस्तान हमारा कहाँ है? यहाँ पे। चाइना कहाँ है? इधर। ठीक है, और चाइना हमारे यहाँ पे भी, बीच में हमें कहाँ है? यहाँ पे। तो चाइना को अगर कोई भी चीज़, पाकिस्तान को कोई भी चीज़ भेजनी होगी, तो इनका कॉरिडोर बना हुआ है ऐसे। कॉरिडोर का मतलब क्या होता है? रास्ता। कोई भी सामान भेज लेते हैं एक देश से दूसरी जगह। तो ये जो कॉरिडोर बन गया, तो इन दोनों का आना जाना ईजी हो गया, सामान को भेजना आना जाना ईजी हो गया। क्या हो गया? ईजी। अब देखो एरिया ऑफ कॉर्पोरेशन, कौन से एरिया हैं जहाँ पे कॉर्पोरेशन बनती है? आफ्टर द चेंज ऑफ चाइना पॉलिटिक्स, जैसे ही चाइनीज पॉलिटिशियन लीडर चेंज हुआ मिड 17 में, चाइना की जो पॉलिसी थी वो कैसी थी? पेनगुएनेटिक या आइडियोलॉजीली उन्होंने, चाइना ने प्रिपेयर किए फोटो ऑफ दी सेटलमेंट। सबसे पहले सेटलमेंट लेके आए कंटिन्यूसली। इशू क्या किया? इम्प्रूव किया रिलेशनशिप किसके साथ? चाइना के साथ। इंडिया चाइना की जो रिलेशन है वो क्या है? स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिकल डायमेंशन में। अब कोई भी इंसान चाइना के साथ रिलेशन करेगा तो किस बेस पे करेगा बताओ जरा? सबसे अच्छा क्या है? इंडस्ट्री। ईयरफोन ऐसे मिल रही होंगे 20-20, 25-25 रुपये में, तो क्या अच्छा है उसका? इकोनॉमी। तो इकोनॉमिकल वे में ही तो हम क्या करेंगे? नेगोशिएशन करेंगे। ट्रीटी किसके साथ करेंगे? उसी के साथ तो करेंगे। बोथ कंट्री लाइक टू प्ले मेजर एशियन इकोनॉमिक पॉलिटिक्स, यानी कि मेजर एशियन इकोनॉमिक पॉलिटिक्स किया। राजीव गांधी ने विजिट किया चाइना में 1988 में, प्रोवाइड किया एम्पलीट्यूड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ चाइना रिलेशन, यानी कि 1980 में राजीव गांधी। अच्छा, राजीव गांधी पता है कैसे बने थे? देश के राजा, देश के प्रधानमंत्री कैसे बने थे? जब उसकी माँ को गोली लगी थी ना, तब उसे बिना उसके इलेक्शन के बैठा दिया था कुर्सी पर। ठीक है, उसके बाद इलेक्शन हुए थे। तो राजीव गांधी कौन थे? इंदिरा गांधी के बेटे। 2 बेटे थे, एक संजय गांधी, एक राजीव गांधी।
ये 1988 में कहाँ गए? चाइना के साथ रिलेशनशिप अच्छे करने नहीं करती, गए थे। पर करे नहीं है उन्होंने अच्छे। वो तो उन पर डिपेंड करता है ना क्या करेगा सामने वाला। हम तो अपनी तरफ से यही सोचते हैं कि नहीं हम तो अच्छा ही करें। देखो फिर उसके बाद क्या हुआ, 90 तो बोथ कंट्री हैव दी साइन एग्रीमेंट किया किसके? कल्चर के बेस पे एक्सचेंज करेंगे, कॉर्पोरेशन साइंस और टेक्नोलॉजी को क्या करेंगे हम एक्सचेंज करेंगे, ओपन बॉर्डर पोस्ट ट्रेड होगा। यानी कि हम अपनी जो बॉर्डर है ना अरुणाचल प्रदेश के साथ, सिक्किम के साथ और उसके अलावा किसके साथ है? उत्तराखंड के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ। जब बॉर्डर टच करती है हमारे 5 स्टेट के साथ, हम वहाँ की बाउंड्री खोल देंगे और तुम आओ फ्री ट्रेड करो और हम भी तुम्हारे पास जाएंगे फ्री ट्रेड करेंगे। ठीक है, इंडिया कोई जात कर नहीं है ट्रेड व्रेड करने, होता है ट्रेड लेकिन पता नहीं चलता। इंडिया चाइना ट्रेड ग्रोविंग 30% 1990, यानी कि जो जीरो था, माना जीरो था, जीरो से कितने 30% का ट्रेड हुआ इंडिया चाइना के बीच में। किसके बीच में? इंडिया चाइना के बीच में। बाईलैटरल ट्रेड जो हुआ इंडिया चाइना के बीच में इंक्रीज हुआ 338 से लेकर के 338 मिलियन तक 1992 में, और इंक्रीज हुआ 84 मतलब 84% वो डॉलर बिलियन में इंक्रीज हो गए 2017 तक। यानी कि हम ये कह सकते हैं दोनों लाइन को मिला करके कि ट्रेड इंक्रीज हुआ। क्या हुआ? ट्रेड इंक्रीज हुआ। बोथ कंट्री हैव दी एग्री, दोनों कंट्री है एग्री हो गए किस पे? एनर्जी डील पे। अब एनर्जी डील का मतलब पता है यहाँ पे क्या है? जैसे इलेक्ट्रिसिटी देना, क्या देना? इलेक्ट्रिसिटी देंगे हम, अपने यहाँ पे क्या करेंगे? जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, तुम्हें देंगे। हम जनरेट करेंगे तुम्हें देंगे, तुम जनरेट करोगे तो हम देंगे। अब जनरेट कहाँ करते हैं? रिवर पे। किस पे बनाते हैं? रिवर यानी कि नदियों पे। इंक्रीज हुआ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन लिंक कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट हुए है इस्टेब्लिश किया पॉजिटिव साउंड को और बिटवीन इंडिया चाइना के बीच में। दोनों एक ही स्वर में गीत गा रहे थे, अब हम वो इंडिया चीनी भाई भाई, ठीक है, इंडिया चीनी भाई भाई ये वाला नारा लग रहा था। इंडिया एंड चाइना जो लीडर थे वो कहाँ मिले थे? बीजिंग में। कहाँ मिले? बीजिंग और नई दिल्ली में फ्रिक्वेंसली। पहले बीजिंग में मुलाकात हुई, फिर नई दिल्ली में यानी कि न्यू दिल्ली में हुई। जापान के साथ रिलेशन देखिए, एक आइलैंड कंट्री है और ईस्ट कॉन्टिनेंट में। देखो जापान कहाँ है? एशिया कॉन्टिनेंट के ईस्ट में। कहाँ पे? अगर हम पूरी अर्थ को ऐसे बांटे तो जापान कहाँ मिलेगा हमें? इधर इस वाले में, ठीक है, ईस्ट और साउथ में। कहाँ मिलेगा? ईस्ट और साउथ में। जापान इज ओनली नेशन दैट सफ़र द डिस्ट्रक्शन ऑफ द कॉज ऑफ न्यूक्लियर। दुनिया में केवल एक ही ऐसा देश है जिसके ऊपर अभी तक न्यूक्लियर बम गिराया गया है और वो है जापान। हिरोशिमा और नागासाकी दोनों पे ही बम गिराए गए थे। 6 अगस्त पे गिराए, हाँ 6 अगस्त को गिराया गया था, फिर 8 अगस्त को गिराया गया। एक ही देश पे गिरा है अभी तक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में गिरा था वो। पॉलिटिकल सेंसस देखेंगे इसके साथ। एज पर द आर्टिकल 9 किसने गिराया था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो जीतने वाली कंट्री कौन थी? जर्मनी, यूएसए, उन्होंने गिराया था। ठीक है, अब गिर सकता है किसी पे? यूएसए ने गिराया था मेनली। अब गिर सकता है, लेकिन अब जितनी भी कंट्रियां जिन पर गिर सकता है उनके पास खुद भी हथियार है। तुम आगे हो तो पीछे हम भी नहीं है, वो वाला कॉन्सेप्ट है। तुम पे हथियार तो कम से कम हम पे दिमाग तो है, हम किसी से मांग लेंगे। और रसिया तैयार खड़ा रहता है इस मामले में, किसको चाहिए मैं दूंगा। बस पैसे लेता है इससे। हाँ भाई, पैसे तो सब लेते हैं, बिना पैसे के कौन करता है? ये सबसे तगड़ा वैसे ही देता है। सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियर बम है अभी तक रशिया और फ्रांस पे। दुनिया में जितना डिस्ट्रक्शन देखा गया है, जितनी भी डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है, सबसे पहले स्टार्ट हुई कोई भी चीज़ हुई थी इस दुनिया में, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन बनना, सब फ्रांस से स्टार्ट हुआ। अगर हम आर्टिकल 19 की बात करें कहाँ पे? वो जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जापानीज़ जो पीपल थे वो क्या करते हैं? रिनाउंस करते हैं वाज अ सॉवरिंग राइट, यानी कि वो कहते हैं कि हमारे पास, हमारे देश में हमारे सॉवरिंग राइट होने चाहिए। थ्रेट किसके लिए? यूज़ ऑफ द फोर्स एंड मीन ऑफ द सेटलिंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट। अब देखना, आराम से सुनना। वो तो ये कहते हैं कि हम किसी के साथ इंटरनेशनल डिस्प्यूट नहीं करना चाहते, हम तो बस ट्रेड करना चाहते हैं, हम अपनी टेक्नोलॉजी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। लेकिन
यहाँ पे ना इसे अभी भी डर लगता है यूएसए से। किससे लगता है? यूएसए से। चाइना को, जापान को। चाइना को किसी से नहीं लगता। चाइना, रसिया, फ्रांस किसी से न डरते, ठीक है, किसी से कभी न डरते, क्योंकि इनके पास देखो यूएनएससी में परमानेंट सीट, उसके बाद हथियार सबसे ज़्यादा, उसके पास इतनी इकोनॉमी है रशिया चाइना के पास कि कोविड-19 में सबने देख लिया होगा कितनी इकोनॉमी थी। पूरा पेज यही दिखाता था कि आज ये नहीं आया, आज वो नहीं आया, इस देश को ये सप्लाई नहीं हुआ, उस देश को वो सप्लाई नहीं हुआ, दिखाता ना। ऑप्शन ढूंढ रहे थे उस टाइम पे तो लोग चाइना के, लेकिन चाइना का ऑप्शन मिला ही नहीं, जो मिले वो और भी बेकार है। तो यहाँ पे क्या है, चाइना वो जापानीज़ लोग, वो पता है ये इन्होंने ना अभी ना क्वाड बनाया था, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी क्वाड। जैसे इसमें इंडिया था, यूएसए था, जापान था और एक और था शायद इराक करके, इराक नहीं था, कोई एक और देश था, 4 देशों ने मिलकर के, ऑस्ट्रेलिया, हाँ ऑस्ट्रेलिया, क्वाड बनाई थी क्वाड। उसमें क्या, इसने 4 देशों ने मिलकर के क्या किया, एक ग्रुप बनाया अपने यहाँ। इसने जापान ने बताओ इससे जिसने बम बना गिराया उसके ऊपर, न्यूक्लियर बम, उसके साथ दोस्ती करने के लिए एक ग्रुप में साइन किया, इंगेजमेंट किया, उसमें एंटर हुआ। अब वो चाहता है, मतलब ये इसका इंटरेस्ट नहीं है कि हम चाइना को क्या करें, नीचे लाएं, पर यूएसए का इंटरेस्ट है चाइना को नीचे लाने का। अब चाइना कहाँ है, एशिया में, जापान कहाँ है, एशिया में, इंडिया कहाँ है, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, नीचे है ना जापान की। तो यानी कि वो 3 ऐसे स्ट्रेंथनिंग कंट्री देखना चाह रहा था जिनसे ना चाइना मतलब हार जाए लड़े तो, लेकिन उसने इस चीज़ पे काम किया है, उसके मुकाबले किसी ने काम नहीं किया उस चीज़ पे। उसने सेक्टर चूज़ कर लिया कि मैं इस सेक्टर में ही काम करूँगा, ठीक है। जापान एंड इमर्जिंग सेंटर पावर, देखो इसमें लिखा तो है कि इमर्जिंग सेंटर पावर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक ही पावर है इस दुनिया में जो बढ़ती है सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे, इकोनॉमी में केवल चाइना, हथियारों में रशिया, फ्रांस, और उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा यूएसए। कौन है? यूएसए। Japan has very few natural resources and they import most of its raw material, even the progress rapid end of the Second World War। यानी कि इसके पास कोई रिसोर्स नहीं है। अगर रिसोर्स नहीं है, माना मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं है, तो मैं किस चीज़ पे काम करूँगी? आज के टाइम पे मेरे पास कोई रिसोर्स ही नहीं है, बताओ किस चीज़ पे काम करूँगी? स्किल। किस पे काम करूँगी? अपने टैलेंट पे करूँगी ना। तो यहाँ का जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बहुत अच्छा है। क्या है? ह्यूमन रिसोर्स कैसा है? बहुत अच्छा। जैसे अगर कोई बच्चा होगा तो उसकी एथिकल वैल्यू बहुत अच्छी होगी, वो कभी भी ऐसे कचरा नहीं फेंक रहा होगा, वो कभी भी किसी को गलत नहीं बोल रहा होगा, वो हमेशा टेक्नोलॉजिकल वे में ही काम कर रहे होंगे। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, ज़्यादा जीवन जीने की हो, जो ताकत, वालेकुम सलाम, वो जो ताकत है वो किसके पास है? वहाँ के लोगों के पास। 70 ऑन एन एवरेज 70 से ज़्यादा, बल्कि 19 इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। जापान का वो समझ आ गया मैटर क्या है? अब यहाँ से देखेंगे फेमस जापानीज ब्रांड सच एज दी सोनी, पैनासोनिक, कॉनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटो, मांजा, इसकी जो रेपुटेशन है, हाई टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है। ये क्या है? हाई टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। जापान क्या है? मेंबर बनाए किसका? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर द इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी कि OECD का कब बना? 1964 में। 2017 में इसकी लार्जेस्ट, मतलब थर्ड नंबर पे क्या थी? इकोनॉमी थी। अभी थर्ड नंबर पे कौन है? थर्ड नंबर तो सिर्फ फर्स्ट पे इकोनॉमी, फर्स्ट पे यूएसए, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे इंडिया है। नहीं इंडिया नहीं है शायद, थर्ड पे नहीं है, फिफ्थ पे है इंडिया शायद। जापान होगा या फिर इन दोनों में कन्फ्यूजन है, देख लेना, 5 याद रख लेना, पूछे जाते हैं ये भी। हाँ यहाँ नहीं पूछे जाएंगे, यहाँ नहीं पूछे जाएंगे, उधर पूछे जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या है? G7 का मेंबर भी बन गया, एशियन मेंबर ऑफ द G7। इट इज़ दी 11th मोस्ट पॉपुलस नेशन इन दी वर्ल्ड, मतलब 11वें नंबर पर ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ की है? जापान की। सेकेंड नंबर पे किसकी है? चाइना की पॉपुलेशन। हाँ आज की डेट में चाइना की पॉपुलेशन सेकेंड नंबर पर। फर्स्ट नंबर पर कौन है?
लेकिन अब तो हमारे पास केवल वो हटाने वाली वो बची है। मैंने उस दिन बताया था ना, रिप्लेसमेंट रेट बची है हमारे पास, कितनी है 1.9 से लेकर के 2.0, यही है ना, हम दो हमारे दो, बस इतनी बच्चा पैदा कर सकते हैं, इतनी ही हो रहे हैं। समझाया था ना उस दिन जब डेमोग्राफी डिविडेंड पढ़ा था हमने, किसमें, सोशियोलॉजी में पढ़ा था उस दिन। सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू दी बजट किसका है, यूएनओ का। यूएनओ के बाद ना सेकेंड लार्जेस्ट बजट किसका रहता है, यूएनओ के बाद किसका रहेगा, जापान का। जापानीज जो मिलिट्री है वो क्या करती है, ओनली 1% जीडीपी का करती है खर्च अपने ऊपर, और दुनिया की 7th नंबर की मिलिट्री है। अपने ऊपर अपनी मिलिट्री का कितना परसेंट खर्च करती है, 1%। इंडिया में अपनी एजुकेशन पे कितना परसेंट खर्च होता है जीडीपी का, 2%। जीडीपी पता है क्या है, नहीं पता, ऐसे से रिलाय कर, नहीं पता, मैं बता दूंगी, ठीक है। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि मेरे घर में कितना कमाया मैंने पूरी साल में, उसे बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन ये मेरे घर की बात नहीं हो रही, हम तो देश पढ़ रहे हैं ना। तो हम जो जापान है या इंडिया है, इंडिया अपनी जीडीपी का 2% एजुकेशन पे खर्च करता है, केवल 2% से सारे लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन होती है। उनकी सैलरी, स्कूल का खर्च, मिड डे मील, सब कुछ, फर्नीचर वगैरह 2% जीडीपी का हिस्सा है। खुश हुए ना तुम जान के। देखो, जापान हैज़ अ सिक्योरिटी अलायंस विद द यूएसए 1951। देखो, जो हमारा दुश्मन था उसके साथ ही अगर हम हाथ मिला ले, कितना बढ़िया रहेगा। जापान ने वही कर लिया, क्योंकि पता है पहले अपनी सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। अपने जो लीडर होता है ना, कोई सा भी लीडर हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो सबसे पहले ये सोचता है मुझे अपना देश बचाना। किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी कलर का हो, किसी भी कहीं से भी पैदा हुआ हो, अगर वो लीडर है, किसी भी चेयर पर बैठा हो, जिस डेजिग्नेशन पर वो बैठा होता है, पहले वो उस चीज़ को सेव करता है जिससे वो बना है, फिर उसके बाद करता है, वो बाकी चीज़ें बाद में लिखता है। साउथ कोरिया भी पढ़ेंगे, ठीक है।